आपके लिए आज का दृष्टिकोण लेकर आई हूं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि विदेश नीति के सक्सेसर के तौर पर सामने आए हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के युग में, इस मोदी युग में और एस जयशंकर के साथ उनकी स्टैब्लिश हुए इस डुओ में, इस जोड़ी में जिस तरीके से विदेश नीति बदलती हुई नजर आई है और विदेश नीति में भारत का डंका बजता हुआ नजर आया है, आज दृष्टिकोण में इसी पर चर्चा होने वाली है क्योंकि विदेश नीति की ट्रांसफॉर्मेशन मोदी युग में हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि एक विदेश सचिव को, यानी कि तब के विदेश सचिव रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यह एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था जो मोदी ने किया अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए और यह एक्सपेरिमेंट इन दोनों डुओ के साथ, इस जोड़ी के साथ सक्सेसफुल नजर आया। लेकिन इसके साथ साथ जब भारत की बात करेंगे और भारत की आगे की रणनीति की बात करेंगे तो एनएसए अजीत डोभाल का नाम लेना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब ये तीनों साथ आते हैं तो भारत की ताकत पूरी दुनिया को नजर आती है। भारत ने अपने संदेशों के माध्यम से, चाहे G20 हो, फिर चाहे यूएन का मंच हो या तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच, एक बात साफ कर दी कि भारत की विदेश नीति का बोलबाला है और विदेश नीति में किसी और भी देश का डबल स्टैंडर्ड चलेगा नहीं। और यही एक वजह रही कि पूरी दुनिया मोदी की विदेश नीति की मुरीद नजर आई और यही वजह है कि रॉक स्टार बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ साथ एस जयशंकर की ये जोड़ी। लेकिन भारत ने यह भी इसके साथ साथ साफ कर दिया कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जब भी आतंकवाद की बात होगी तो बोली और गोली साथ साथ नहीं चल सकती है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इनका जिक्र आज के दृष्टिकोण में, जिसकी वजह यह है कि अखबारों में छपे हुए अलग अलग जो आर्टिकल्स आए हैं उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई जब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, व्लादिमीर राष्ट्रपति पुतिन जब मोदी की तारीफ करते हैं और वो G20 का जिक्र करते हैं तो वे ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से G20 के मंच पर मोदी ने राजनीति नहीं होने दी। यानी कि जब भी आप डिप्लोमेसी की बात करेंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करेंगे, उस डिप्लोमेसी में पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। ये मोदी ने जिसका संदेश साफ दिया G20 के आयोजन के साथ ही और अपने प्रगाढ़ होते संबंधों का भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिक्र किया है। सबसे पहले आपको पुतिन द्वारा की गई तारीफ सुनवा देते हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मोदी की लीडरशिप में भारत हर बीतते दिन के साथ जबरदस्त तरक्की कर रहा है। Россию и Индию связывают десятилетия дружбы, сотрудничества. И вот то, что вы сейчас сказали, он очень мудрый человек, под его руководством Индия очень эффективно развивается. И это точно совершенно соответствует интересам как Индии, так и России, реализации планов подобного рода. Будем работать и обязательно добьемся нужных нам результатов. तो भारत यकीन करता है जैसे को तैसा की। भारत इस बात पर यकीन करता है कि बराबरी से बात होनी चाहिए और भारत वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करता है और इसके साथ साथ ये भी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की तरफ से ये संदेश दिया गया कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को लेकर किसी भी राष्ट्र को चुनौती खड़ी नहीं करनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ने इस संदेश दिया तो ऐसा लगा कि मानो पूरा विश्व उनके साथ इस संदेश में सुर से सुर मिलाता हुआ नजर आया। और अब जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है क्योंकि अगर आप बीते समय में जाएंगे, इतिहास की परतें आप खोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि अलग अलग मंचों से, चाहे पाकिस्तान के साथ अगर भारत के इश्यूज रहे हों या फिर अलग अलग विदेश राष्ट्रों के साथ रहे हों, तो ऐसे में भारत ने इस बात को ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और इसी के साथ साथ संप्रभुता को चुनौती नहीं मिलनी चाहिए। भारत ने हर एक मंच से इसका जिक्र किया और अब क्योंकि भारतीय विदेश नीति की यूएसपी इसी तरीके से उभरकर सामने आई है और भारत इस बात को भी साफ कर चुका है कि किसी भी तरीके से संप्रभुता को चुनौती नहीं मिलनी चाहिए। भारत ने G20 के मंच से संदेश भी दिया
कि ये युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का युग है, बुद्ध का समय है और इसीलिए शांति के साथ तमाम देशों को आगे बढ़ना होगा। जल्दी से आज जो अखबारों में आए आर्टिकल्स हैं उनका मैं जिक्र करूंगी क्योंकि दृष्टिकोण में उन्हीं की बात होगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में छपे हुए आज के आर्टिकल की, जिसमें अफ्रीकन यूनियन का जिक्र होता है। इसमें कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये लिखते हैं कि अफ्रीकन सेंचुरी फैसिलिटेटेड बाय इंडिया। आप ये देखिए, जब G20 का आयोजन हुआ, उस G20 के आयोजन के दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाने के लिए बात सामने रखी और तमाम देशों ने उसका खुलकर स्वागत किया। जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के साथ हर एक संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिन चीजों का जिक्र किया वो इस बात को एस्टैब्लिश करता आया कि एशिया की आवाज बुलंद होनी चाहिए उस G20 के मंच पर। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत उभरा और अफ्रीकन यूनियन और उससे जुड़े हुए 51 देशों को G20 में शामिल करने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत उभरा है और इसी का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हिंदुस्तान टाइम्स में लिखते हैं एन अफ्रीकन सेंचुरी फैसिलिटेटेड बाय इंडिया, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि एशिया की आवाज मुखर नहीं होती थी। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो किसी बात को कहती थी और उसके बाद ये माना जाता था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो कहेंगी उसको पूरी दुनिया मानेगा, लेकिन उसमें एशिया की भागीदारी किसकी वजह से बढ़ी? भारत की वजह से बढ़ी। भारत की विदेश नीति की वजह से बढ़ी, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बढ़ी और एस जयशंकर की तरफ से दिए गए क्लियर स्टेटमेंट्स के आधार पर बढ़ी और खास तौर से अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना, एशिया की आवाज बनना, G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए तमाम संदेशों का उन बाकी राष्ट्रों को फॉलो करना इस बात की तस्दीक करता है कि भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। दूसरा आर्टिकल जिसका जिक्र दृष्टिकोण में आज करना होगा, बीते कुछ वक्त में हमने देखा और यह आर्टिकल भी हिंदुस्तान टाइम्स में ही छपा हुआ है। खालिस्तान, जिस तरीके की खालिस्तानी एक्टिविटीज कनाडा में बढ़ती हुई नजर आई। बीते कुछ वक्त में आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्ते कुछ तल्ख हुए, लेकिन भारत ने उस मामले में यह क्लियर कर दिया कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकती है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जब आपने देखा होगा तो इसी की बात होती है, फिर चाहे वो यूएन का मंच रहा हो या फिर G20 का मंच रहा हो, आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एक साथ आना होगा, एक सुर में आवाज उठानी होगी और उसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। खास तौर से खालिस्तान को लेकर ये एक आर्टिकल इसमें छपा है हिंदुस्तान टाइम्स में, जो कि प्रभाष रंजन लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि ऑन खालिस्तान कनाडा हैज इग्नोर्ड ग्लोबल लॉ। अब इसको जब आप इस आर्टिकल को, इस संपादकीय को आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले तो प्रभाष रंजन इस बात का जिक्र करते हैं जो एक्यूजेशंस लगाए गए भारत को लेकर कनाडा की तरफ से कि कैसे निज्जर की हत्या में भारत शामिल रहा। बहरहाल इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए प्रभाष रंजन ये भी इसमें लिखते हैं कि इंस्टेड ऑफ अक्यूजिंग इंडिया, Canada should look within and examine its record of compliance with international law towards India। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, क्या कनाडा ने उनका पालन किया है, इस बात पर सवाल उठाया जाता है और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कनाडा को अपने अंदर झांकना चाहिए कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का नहीं किया है कनाडा ने। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, जब भारत अपने स्टैंड को क्लियर करता है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपनी आवाज को सामने रखते हैं उसका सीधे सीधे जिक्र इसमें किया गया है। एक और आपके सामने सेंटेंस रीड आउट करना चाहूंगी जिसमें ये लिखा हुआ है, ऑन द कॉन्ट्ररी लीडिंग कैनेडियन पॉलिटिकल फिगर्स ओपनली sympathize with these खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। यानी खुले में आके सांत्वना देते हैं, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, उनके सपोर्ट में बात करते हैं। क्या ये कनाडा को नजर नहीं आता है? खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैव रन अ सस्टेन कैंपेन अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स। हमने बीते कुछ वक्त में देखा कि कैसे राजनयिकों के खिलाफ एक तरीके का कैंपेन खालिस्तानियों ने चलाया और उसके बाद भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। सीधे सीधे ये संदेश दिया गया अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का और ये कहने का कि किसी भी तरीके के संबंध कनाडा के साथ नहीं होंगे। भारत ने इस बात को भी दोहराया। एस जयशंकर ने जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासतौर से जब वो अमेरिका में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं दिए, आप कोई सबूत दीजिए, उसके बाद उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बेवजह इस तरीके के आरोप भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आप I5 कंट्रीज की बात करेंगे अगर, तो वो भी इसी बात का जिक्र करती हैं। बार बार जीरो टॉलरेंस की बात होती है, बार बार तमाम राष्ट्रों का एक साथ एक मंच पर आकर आतंकवाद और इस तरीके के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात होती है और इसी का जिक्र प्रभाष रंजन भी करते हैं। आखिर में वो लिखते हैं कि इन सम Canada is under an international law obligation to act against the Khalistanis
with its international obligation towards India। यानी कनाडा को ये करना होगा, और अगर वो ये सोचता है कि भारत के सामने कनाडा खालिस्तानियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेगा, कोई कदम नहीं उठाएगा, तो ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। और यही एक वजह रही कि भारत के इस संदेश के साथ बीते कुछ वक्त में जस्टिन ट्रूडो ने कुछ नरमी जरूर दिखाई, लेकिन यह भी तय है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और भारत जब तक ये एक्टिविटीज होंगी, जब तक कनाडा अपनी धरती पर आतंकियों को पलने पोसने देगा, खालिस्तानियों को जगह देगा, भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लान करने के लिए जगह देगा, या फिर भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देगा, तब तक भारत कनाडा के साथ अपने रिश्ते बदलेगा नहीं। और राजनीतिक फायदे के लिए चरमपंथियों को बसाया, उन्हें बढ़ावा दिया, यह भी भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया। एक बार आपको प्रधानमंत्री मोदी को सुनवा देते हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा संदेश दिया इन तमाम देशों को जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है, इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है, उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं। अब आप देखिए, भारत में एक 2-3 दशक अस्थिरता के रहे, आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसिसिव गवर्नमेंट है। और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है। तो भारत की तरफ से यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। नए भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, और ये वो नया भारत है जो गोली और बोली साथ लेकर नहीं चलता है। ये वो नया भारत है जो अपने स्टैंडर्ड्स को खुद सेट करता है। ये वो नया भारत है जिसको बाकी दुनिया फॉलो करती है। ये वो नया भारत है जिसमें जब भारत बात करता है तो पूरी दुनिया को भारत को समझना होगा, क्योंकि भारत वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत शांति की बात करता है, भारत स्थिरता की बात करता है, और भारत बाकी राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा की भी बात करता है। अगर आप पिछले कार्यकाल में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने जिक्र जिस नीति का किया, जिस विदेश नीति का किया, और उसमें एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी और उसमें अजीत डोभाल का साथ जिस तरीके से मिलता हुआ नजर आया, पाकिस्तान की फितरत कौन नहीं जानता। चीन को भी हमने बहुत साफ संदेश दिया। दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल जो आज छपा है, एक एडिटोरियल संपादकीय राजदीप सरदेसाई इसको लेकर लिखते हैं, जिसकी हेडिंग ये कहती है कि क्रिकेट के बहाने भारत और पाकिस्तान पर नजर रहने वाली है। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसकी पूरी पृष्ठभूमि उन्होंने दी है और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया है। जब तमाम चीजें ऐसी हो रही थी जो कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान रच रहा था, लेकिन सीमा पर आतंकवाद बढ़ रहा था, और उसी बीच में वाजपेयी की तरफ से वो कोशिशें की गई कि शायद क्रिकेट के बहाने ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होते हुए नजर आए। ये कोशिश उस दौरान की गई थी। देखिए राजदीप सरदेसाई क्या लिखते हैं। राजदीप सरदेसाई ये लिखते हैं कि सीमा पर आतंकवाद और क्रिकेट दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। सबसे पहली बात, ये क्लियर संदेश जो भारत की तरफ से दिया गया। फिर वो 2004 का जिक्र करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय टीम की पाकिस्तान यात्रा को इजाजत दी थी, और उस दौरान जो है कई बार ऐसा हुआ, लगभग 6 साल तक जब वो सत्ता में रहे, करगिल की लड़ाई हुई, संसद पर हमला हुआ, कश्मीर में आतंकी वारदातें जारी रहीं, और उसके बावजूद वाजपेयी की तरफ से इस उम्मीद में क्रिकेट के जरिए रिश्तों को जारी रखा गया कि शायद दोनों देशों के बीच जो कटुतापूर्ण रिश्ते हैं वो बेहतर हो पाए। लेकिन उसके बाद राजदीप सरदेसाई अपने इसी संपादकीय में 2014 के बाद की बात भी करते हैं। जब 2014 के बाद ये क्लियर हुआ, 2014 के बाद मोदी ने, आपको याद होगा, नवाज शरीफ को न्योता दिया था अपने शपथ ग्रहण में। 2015 में वो खुद लाहौर गए, लेकिन
जब पठानकोट हुआ, जब उरी हुआ, तो भारत ने यह साफ कर दिया कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकती। यह बदलाव था भारत की विदेश नीति में, खासतौर से आतंकवाद जैसे मुद्दे पर, जिस पर भारत की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की, जिसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब यह हुआ, उसके बाद भारत ने कदम उठाया। कदम था सर्जिकल स्ट्राइक का, बालाकोट एयर स्ट्राइक का। और उसके बाद पाकिस्तान को भी यह समझ में आ गया कि अब यह पहले वाला भारत नहीं है, और इसीलिए यह नया भारत है जो गोली और बोली को साथ में चलने नहीं देगा। इसके बाद देखिए, वो ये भी लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध एक अरसे से उहापोह की स्थिति में बने हुए, बीसीसीआई का वो जिक्र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान बोर्ड के पास भारत की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इस संपादकीय में राजदीप सरदेसाई इसका भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बदलाव की बात है, ये कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति की बदलाव की बात हो रही है। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इन दोनों ही देशों को ये बात साफ साफ समझनी होगी कि भारत की विदेश नीति का दबदबा आज ऐसा है कि ना वेस्टर्न कंट्रीज भारत को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ना वेस्टर्न कंट्रीज भारत के आंतरिक मामलों में आ सकते हैं, घुस सकते हैं, बल्कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों को खुद से सुलझाएगा अपनी विदेश नीति के आधार पर। और भारत की विदेश नीति इस कदर बदली है कि चाहे आप तमाम राष्ट्राध्यक्षों की बात कर लीजिए और G20 की तस्वीर को एक बार फिर से अपने जहन में आप वापस उतार लीजिए, जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद थे और किस तरीके से कदम ताल करते हुए भारत की एक आवाज में अपना साथ देते हुए नजर आए थे। यही वजह रही जब कनाडा के साथ भारत के रिश्ते तल्ख हुए, खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर, जहां पर अभी भी लगातार एक्शन जारी है। आपने देखा आज भी अमित शाह एक बैठक कर रहे हैं, लेकिन इन बैठकों के बीच में भारत की नीति बहुत साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकवाद, किसी भी तरीके का चरमपंथ भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर चाहे पाकिस्तान के लिए एक्टिविटीज के लिए जगह देता हुआ कनाडा उसमें नजर आए, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देता हुआ नजर आए। और खास तौर से जस्टिन ट्रूडो का इसीलिए जिक्र करना होगा क्योंकि भारत ने एक संदेश और साफ साफ दिया कि आपने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए चरमपंथियों को कनाडा में जगह दे रखी है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है और भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी तरीके से भारत विदेश नीति के मामले में अव्वल बना हुआ है। बदलती विदेश नीति भारत को एक लीडर के तौर पर, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर और मजबूत करती हुई नजर आती है। और एक विदेश सचिव का विदेश मंत्री बनना और उस जिम्मेदारी को लगातार संभाले रखना भारत को मजबूती देता है। और शायद यही विश्वास प्रधानमंत्री मोदी का एस जयशंकर पर भी है, यही विश्वास प्रधानमंत्री मोदी का अजीत डोवाल पर भी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। वो है आतंकवाद, वो है एक्सट्रीमिज्म और किसी भी तरीके से भारत को दबाने की कोशिश या फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश। फिर चाहे इसका कदम कश्मीर में उठाना हो, 370 को हटाने के साथ साथ, या फिर विदेश में इस मैसेज को, इस संकेत को क्लियर करना हो, ये भारत ने साफ साफ किया है। और न सिर्फ भारत ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, बल्कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के साथ साथ तमाम अफ्रीकन देशों का आवाज, उनकी बात और उनका टेक क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, उसमें उनको शामिल किया गया है। आज के दृष्टिकोण में ये 3 आर्टिकल्स इस बात को बताते हैं कि कैसे भारत अपनी विदेश नीति में अव्वल बना हुआ है, रॉकस्टार बना हुआ है और प्रधानमंत्री इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको इसी खालिस्तानी कनाडा हैज इग्नोर्ड ग्लोबल लॉ के जो आर्टिकल है, जो संपादकीय है प्रभाष रंजन जिन्होंने इसको लिखा है, इसमें एक बार फिर से आपको ले जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रभाष रंजन जो है इसमें इंटरनेशनल लॉ का जिक्र करते हैं, यानी कि UN चार्टर का जिक्र करते हैं, जिसमें वो 2 बातें कहते हैं। एक तो आरोप ये लगाया गया, इंडिया एक्टेड ऑन कैनेडियन सॉइल विदाउट कैनेडाज परमिशन और thus violating Canada's use force against Canada's territory integrity or political independence, thus flouting Article 2/4 of this. Canada must first show that the act of killing Niger is attributable to India under international law. यानी कि पहले ये बताए तो सही कनाडा, आरोप लगाने से पहले इस बात के सबूत तो रखे कनाडा और उसके साथ साथ अपने अंदर भी झांके, इस बात को तय करे कि आखिर कैसे भारत इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं चलेगा क्योंकि भारत अपने स्टैंड पर बहुत क्लियर है और भारत ये साफ कर चुका है कि आप हमें सबूत दीजिए, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करने के लिए विचार करेंगे। और यही दबदबा है
है भारत की विदेश नीति का, क्योंकि भारत को आज की तारीख में किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत को आज की तारीख में अमेरिका से लेकर किसी और राष्ट्र का संदेश नहीं चाहिए कि किसी एक मुद्दे पर भारत को एक्ट कैसे करना है। आज भारत ये खुद तय करता है कि उसकी लाइन एंड लेंथ क्या होगी। आज भारत ये खुद तय करता है कि उसके विदेश नीति कैसे आगे बढ़ेगी। अब आप इसमें रूस और यूक्रेन का भी जिक्र कर लीजिए। रूस के साथ भारत के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं ये सब जानते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध एक तरफ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद G20 के मंच पर जब वहां पर ऐसे देश मौजूद थे जो ये चाहते थे कि रूस को लेकर एक स्ट्रांग स्टेटमेंट जाए, भारत ने वहां पर राजनीति को जगह नहीं दी, भारत ने वहां पर पॉलिटिक्स को जगह नहीं दी। और इसकी तस्दीक खुद व्लादिमीर पुतिन ने अपने संदेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के साथ की है। और यही है अलग अलग अखबारों का आज का दृष्टिकोण। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करती हूं अपने दृष्टिकोण के साथ कि आज भारत जो है वो फैसले लेने वाला राष्ट्र है। आज भारत जो है वो अपनी लाइन एंड लेंथ को तय करने वाला देश है। और आज ये वो भारत है, वो नया भारत है जो अपनी आवाज को बुलंद कर कर तमाम देशों के सामने, तमाम राष्ट्रों के सामने रखता है। इसीलिए कोई भी देश ये ना सोचे कि भारत उनके आगे झुक सकता है। भारत अपनी आवाज खुद बुलंद करेगा और बाकी देशों को भारत को सुनना भी होगा।